हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम करेंगे प्रैक्टिस ऑफ जनरल इंश्योरेंस IC 11 का क्रैश कोर्स पार्ट 2। तो इसमें सभी क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट हैं, इन्हें आप लोगों ने ध्यान से करना है। चलिए शुरू करते हैं। तो पहले क्वेश्चन में पूछा गया है इंश्योरेंस एजेंट रिप्रेजेंट्स डैश। आपको बताना है कि एक इंश्योरेंस एजेंट किसको रिप्रेजेंट करता है। तो देखिए सीधी सी बात है, एक इंश्योरेंस एजेंट इंश्योरेंस कंपनी को रिप्रेजेंट करता है। तो चलिए ढूंढिए ऑप्शंस। बिल्कुल सही, फर्स्ट ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज द अथॉरिटी मे इशू डुप्लीकेट लाइसेंस इन केस इट इज डैश। अब इस क्वेश्चन में पूछा गया है कि जो अथॉरिटीज़ हैं वो डुप्लीकेट लाइसेंस मींस एजेंसी का लाइसेंस इशू करती हैं कौन से केस में। आपको ऑप्शंस दी गई हैं, चुनना है कि कौन सा ऐसा केस है जब एक एजेंट का अगर लाइसेंस कुछ मिसप्लेस या कौन सी ऐसी कंडीशन में होगा तो उसे डुप्लीकेट लाइसेंस इशू हो जाएगा। तो ऑप्शंस हैं लॉस्ट, रिवोक्ड, सस्पेंडेड, विथड्रॉन। तो देखिए इसमें जो राइट ऑप्शन है वो है ऑप्शन ए, क्योंकि अगर लाइसेंस मिसप्लेस हो जाता है, गुम हो जाता है, तो जो डुप्लीकेट लाइसेंस है वो इशू कर दिया जाता है। तो इसका राइट आंसर आएगा ऑप्शन ए। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज लाइसेंस टू वर्क एज एन इंश्योरेंस एजेंट इज इशूड बाय डैश। अब इस क्वेश्चन में पूछा गया है कि अगर हम इंश्योरेंस एजेंट की तरह काम करना चाहते हैं तो उसका लाइसेंस किसके द्वारा इशू किया जाता है। तो ऑप्शंस हैं जनरल इंश्योरेंस कॉरपोरेशन, जिसे हम GIC कहते हैं, इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया IRDAI, बाय रिस्पेक्टिव लाइफ इंश्योरेंस कंपनी, और लास्ट ऑप्शन है फाइनेंस मिनिस्ट्री। तो देखिए जो लाइसेंस एज एन इंश्योरेंस एजेंट एक इंश्योरेंस एजेंट को दिया जाता है वो इशू किया जाता है IRDAI के द्वारा। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज एजेंट्स लाइसेंस इज टू बी रिन्यूड डैश। आपको बताना है कि जो LIC एजेंट या फिर इंश्योरेंस एजेंट का लाइसेंस है उसे कितने सालों के बाद रिन्यू करवाना पड़ता है। तो देखिए इसका जो राइट आंसर है वो है आफ्टर 3 years, मतलब 3 साल तक लाइसेंस वैलिड रहता है, उसके बाद हमें उसे रिन्यू करवाना पड़ता है। तो इसका राइट आंसर आएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है मिनिमम क्वालिफिकेशन रिक्वायर्ड फॉर एन इंश्योरेंस एजेंट इज डैश पास। तो आपको बताना है कि अगर इंश्योरेंस एजेंट बनना चाहते हैं तो मिनिमम क्वालिफिकेशन क्या होगी। तो देखिए ये हम सभी को पता है कि मिनिमम क्वालिफिकेशन इसमें मांगी जाती है 10th। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज डैश में डील विद मोर देन 1 लाइफ इंश्योरेंस कंपनी और जनरल इंश्योरेंस कंपनी और बोथ। इस क्वेश्चन में पूछा गया है कि अगर कोई व्यक्ति एक से ज़्यादा लाइफ इंश्योरेंस कंपनी या फिर जनरल इंश्योरेंस कंपनी या फिर दोनों में ही डील करता है तो उसे हम क्या कहते हैं। तो देखिए उसे कहा जाता है कॉम्पोजिट एजेंट। तो ढूंढिए फटाफट से। बिल्कुल सही, बी ऑप्शन जो है इसका राइट आंसर आएगा। चलिए अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। वैलिडिटी ऑफ कवर नोट इज़ यूजुअली फॉर अ पीरियड ऑफ। आपको बताना है कि जो कवर नोट रहता है उसकी वैलिडिटी कितने दिनों तक की होती है। तो देखिए कवर नोट की जो वैलिडिटी रहती है वो रहती है फोर्टनाइट एंड रेयरली अप टू 60 days। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपको याद रखना है, ऑप्शन ए आएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है द ड्यूटी ऑफ डिस्क्लोजर अराइजेस। अब देखिए इस क्वेश्चन में पूछा गया है ड्यूटी ऑफ डिस्क्लोजर। अब पहले हमें ये जानना होगा कि ड्यूटी ऑफ डिस्क्लोजर होता क्या है। देखिए इसका मतलब होता है कि कंज्यूमर अप्लाइंग फॉर इंश्योरेंस मस्ट डिस्क्लोज रेलेवेंट इंफॉर्मेशन टू द इंश्योरर। अर्थात जो कंज्यूमर है जिसने इंश्योरेंस के लिए अप्लाई किया है, जो भी ज़रूरी जानकारी है वो उसे इंश्योरर को बता देनी चाहिए। तो इसे ड्यूटी ऑफ डिस्क्लोजर कहा गया है।
इसका ये मीनिंग होता है और हमें अब इन ऑप्शंस में से अकॉर्डिंगली चूज करना है कि ड्यूटी ऑफ डिस्क्लोजर अराइजेज कहाँ पर है ये। तो देखिए पहली ऑप्शन में दिया गया है प्रायर टू इंसेप्शन ऑफ द पॉलिसी, मीन्स जब पॉलिसी स्टार्ट होगी तब है ये। आफ्टर इंसेप्शन ऑफ द पॉलिसी, पॉलिसी हो जाने के बाद। प्रायर टू इंसेप्शन एंड कॉन्टिन्यूस ड्यूरिंग द पॉलिसी। तो देखिए इसका राइट आंसर आएगा ऑप्शन सी, मीन्स जब पॉलिसी का प्रोसेस स्टार्ट हुआ और फर्दर जब पॉलिसी चलती रहेगी, कंटिन्यू रहेगी, तो ड्यूटी ऑफ डिस्क्लोजर उस दौरान रहेगा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रीमियम कैन नॉट बी रिसीव्ड। आपको बताना है कि जो पॉलिसी ली जाती है उसके लिए हम प्रीमियम भरते हैं, तो उस प्रीमियम को कौन सी ऐसी ऑप्शन है जिसके द्वारा रिसीव नहीं किया जा सकता है। पहली ऑप्शन कह रही है इन कैश, तो कैश में तो लिया जाता है। बाय चेक, चेक के द्वारा भी लिया जाता है। बाय प्रॉमिसरी नोट, यानी कि प्रॉमिस करके। और फोर्थ ऑप्शन कह रही है बाय क्रेडिट कार्ड, तो क्रेडिट कार्ड भी सही ऑप्शन है। तो अब देखिए आपको पता चल गया इसमें कि जो ऑप्शन सी है वो इसमें राइट ऑप्शन नहीं है, मीन्स जो इस क्वेश्चन का आंसर है वो ऑप्शन सी है, क्योंकि जो प्रीमियम है वो कोई भी कंपनी प्रॉमिस वे में कि भाई आज नहीं कल दे दूंगा या अगले हफ्ते दे दूंगा, ये नहीं होगा। तो इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन सी आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज वारंटी। आपसे पूछा गया है कि वारंटी जब हम इंश्योरेंस की बात करते हैं तो कौन सी कंडीशन कहलाएगी। तो चलिए ऑप्शंस देखते हैं। फर्स्ट ऑप्शन कह रही है इज अ कंडीशन एक्सप्रेसिवली स्टेटेड इन द पॉलिसी, कि भाई जो वारंटी है वो ऐसी कंडीशन होती है जिसको कि पॉलिसी में प्रॉपरली स्टेट किया होना चाहिए, लिखा होना चाहिए। नेक्स्ट ऑप्शन कह रही है हैज़ टू बी कंपाइल्ड विद। इसका मतलब है कि अगर आप एज एजेंट हो तो एजेंट का ये कर्तव्य है कि जिसे वो पॉलिसी दे रहा है उसे वो वारंटी उसको वर्बली भी बताए। और सी ऑप्शन कह रही है बोथ ए एंड बी, और डी कह रही है नन ऑफ अबव। तो देखिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर आएगा ऑप्शन सी, क्योंकि वारंटी एक ऐसी कंडीशन है जो लिखित तौर पे भी होनी चाहिए पॉलिसी में, और अपने क्लाइंट को भी आपको उसे प्रॉपरली बतानी है, वर्बली बतानी है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आएगा ऑप्शन सी। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज अ कंप्लीटेड प्रपोजल फॉर्म ब्रॉडली गिव्स इंफॉर्मेशन एक्सेप्ट द वन। अब इस क्वेश्चन में पूछा गया है कि जो एक प्रपोजल फॉर्म रहता है वो कंप्लीट इन्फॉर्मेशन देता है, पर कौन सी ऐसी इन्फॉर्मेशन नहीं है इन ऑप्शंस में से जो उसमें नहीं होगी। तो देखिए पढ़ते हैं क्या है ऑप्शंस। डिटेल्स ऑफ द इंश्योर्ड, मीन्स जो इंश्योर्ड है जिसकी पॉलिसी हुई है उसकी जानकारी। डिटेल्स ऑफ सब्जेक्ट मैटर, मीन्स जिस सब्जेक्ट पर पॉलिसी ली गई है उसकी जानकारी। डिटेल्स ऑफ नेबर्स एंड नन ऑफ अबव। तो देखिए किसी भी पॉलिसी में या प्रपोजल फॉर्म में हम कह सकते हैं जानकारी किसकी, नेबर्स की आवश्यकता नहीं रहती है। तो इसका जो राइट आंसर आएगा वो आ जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है एज पर गाइडलाइंस द कंपनी हैज़ टू प्रोसेस द प्रपोजल विद इन। तो अब इस क्वेश्चन में कहा गया है कि अगर IRDAI के गाइडलाइंस के हिसाब से देखा जाए तो कोई भी कंपनी जो है उसे प्रपोजल कितने समय के विद इन कंप्लीट कर देना चाहिए या प्रोसेस कर देना चाहिए। तो देखिए इसका जो राइट आंसर है वो आपको याद रखना है। इसका राइट आंसर होता है विद इन 15 डेज। तो इसको आप याद ही रख लीजिए। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर दिया गया है। यहाँ पर 15 दिन के अंदर गाइडलाइंस के हिसाब से कंपनी को जो प्रपोजल है इंश्योरेंस के लिए उसे प्रोसेस कर देना होता है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन इज डैश इज द मिनिमम लिमिट ऑफ लायबिलिटी ऑफ इंश्योरर अंडर द पॉलिसी। अब इस क्वेश्चन में आपको बताना है कि जो इंश्योरर होता है, इंश्योरर का मतलब है इंश्योरेंस कंपनी, उसकी किसी भी पॉलिसी के प्रति जो लायबिलिटी है, जिम्मेदारी है, उसकी मैक्सिमम लिमिट क्या होती है। तो देखिए इंश्योरर की जो लायबिलिटी है पॉलिसी के लिए उसकी मैक्सिमम लिमिट होती है सम इंश्योर्ड, यानी कि जितने की वो पॉलिसी की गई है जिसे हम बीमा धन भी कहते हैं। तो सम इंश्योर्ड जो है वो मैक्सिमम लिमिट रहती है इंश्योरर की लायबिलिटी किसी भी पर्टिकुलर पॉलिसी के लिए। तो इसलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर आ गया ऑप्शन ए। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज फायर प्रपोजल सीक्स टू नो। देखिए अब इस क्वेश्चन में पूछा गया है फायर इंश्योरेंस के रिगार्डिंग ये क्वेश्चन है, और फायर प्रपोजल मतलब जब
कोई व्यक्ति फायर इंश्योरेंस करवाता है तो फायर प्रपोजल दिया जाएगा, उसमें किस चीज़ के बारे में जानकारी होनी चाहिए। तो ऑप्शंस पढ़ते हैं। प्रोसेस ऑफ मैन्युफैक्चर, यानी कि मैन्युफैक्चरिंग किस प्रकार की गई है। डिटेल्स ऑफ मटेरियल स्टोर्ड, जो मटेरियल स्टोर किया गया है उसकी जानकारी। कंस्ट्रक्शन ऑफ बिल्डिंग, बिल्डिंग की कंस्ट्रक्शन किस प्रकार की गई है। और लास्ट ऑप्शन है ऑल ऑफ अबव। तो देखिए, जब फायर प्रपोजल दिया जाता है तो उसमें ये सारी, यानी कि इन तीनों ऑप्शंस की जानकारी की आवश्यकता रहती है। तो इसलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डैश इज द कंसिडरेशन और प्राइस पेड बाय इंश्योर्ड अंडर अ कॉन्ट्रैक्ट। अब इस क्वेश्चन में पूछा गया है कि जब एक कॉन्ट्रैक्ट बनता है, यानी कि इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन इंश्योर्ड एंड इंश्योरर, तो जो प्राइस पे किया जाता है उस कॉन्ट्रैक्ट के लिए उसे क्या कहा जाएगा। तो ऑप्शंस हैं क्लेम अमाउंट, सरेंडर वैल्यू, मेच्योरिटी अमाउंट एंड प्रीमियम। तो देखिए, जब कोई इंश्योर्ड पॉलिसी खरीदता है तो उस पॉलिसी का वो जो प्राइस पे करता है उसे कहा जाता है प्रीमियम। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आएगा ऑप्शन डी। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज, अ डॉक्यूमेंट विच प्रोवाइड्स एन एविडेंस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंश्योरेंस इज कॉल्ड डैश। अब इस क्वेश्चन में पूछा गया है कि उस डॉक्यूमेंट को क्या कहा जाता है जो कि इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट का एविडेंस देता है, अर्थात वो प्रूफ जो कि ये शो करता है कि इंश्योरेंस का कॉन्ट्रैक्ट जो है वो स्टार्ट हो गया है, उस प्रूफ को क्या कहते हैं। तो देखिए, ऑप्शंस पढ़ते हैं। पॉलिसी, कवर नोट, एंडोर्समेंट, सर्टिफिकेट ऑफ इंश्योरेंस। तो देखिए, उसे कहा जाता है पॉलिसी। तो इसलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर आएगा ऑप्शन ए। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज द सर्टिफिकेट ऑफ मोटर इंश्योरेंस। अब इस क्वेश्चन में पूछा गया है कि जो सर्टिफिकेट ऑफ मोटर इंश्योरेंस है उसके रिगार्डिंग क्वेश्चन है। ऑप्शंस चेक करते हैं, फिर आंसर का पता चलेगा। इज़ नॉट मैंडेटरी, मीन्स इसकी ज़रूरत नहीं रहती है। हैज़ टू बी केप्ट विद सेल्फ ऑलवेज, मतलब अपने पास हमेशा रखना चाहिए। हैज़ टू बी केप्ट इन द कार ऑलवेज, अर्थात कार में हमेशा रखना चाहिए इसे। एंड हैज़ टू बी केप्ट इन द बैंक लॉकर, और उसे हमेशा कहाँ पे रखना चाहिए, बैंक लॉकर में। तो देखिए, अगर सर्टिफिकेट ऑफ मोटर इंश्योरेंस है तो ऑब्वियस सी बात है उसे मोटर अर्थात कार में ही रखना चाहिए। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आएगा ऑप्शन सी, हैज़ टू बी केप्ट इन कार ऑलवेज। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। मटीरियल फैक्ट। अब इस क्वेश्चन में मटीरियल फैक्ट के बारे में कुछ पूछा गया है, तो ऑप्शंस पढ़ने पर हमें पता चलेगा कि क्या पूछ रहे हैं। पहली ऑप्शन है, इज़ द वैल्यू ऑफ ऑल मटीरियल कवर्ड इन द पॉलिसी। तो भाई ये कह रहे हैं कि मटेरियल फैक्ट का मतलब है जितनी भी पॉलिसी के अंडर मटेरियल कवर किया गया है उसकी वैल्यू। सेकंड ऑप्शन में कहा गया है नॉट इम्पॉर्टेंट फॉर असेसिंग द रिस्क, मीन्स जब रिस्क को कैलकुलेट करना होता है तो उसकी आवश्यकता नहीं रहती है, ज़रूरी नहीं है वो। इज़ इम्पॉर्टेंट एज इट इन्फ्लुएंसेस द डिसीजन ऑफ अंडरराइटर। अब सी ऑप्शन में कहा गया है कि भाई ये इम्पॉर्टेंट होता है क्योंकि अंडरराइटर का जो डिसीजन है वो इस पर बेस्ड रहता है या इससे इन्फ्लुएंस्ड होता है। और ऑप्शन डी में कहा गया है इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट एज इट हैज़ नो बियरिंग ऑन द डिसीजन ऑफ अंडरराइटर। अब इसको ऑप्शन में कहा गया है कि ये इम्पॉर्टेंट नहीं है क्योंकि अंडरराइटर का डिसीजन का इससे कोई भी लेना देना नहीं रहता है। तो देखिए, मटीरियल फैक्ट जो है वो इम्पॉर्टेंट है क्योंकि अंडरराइटर उसी बेस पर डिसीजन लेता है। तो इसलिए इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, रिन्यूअल नोटिस फॉर मोटर इंश्योरेंस इज इशूड बाय। अब इस क्वेश्चन में पूछा गया है कि मोटर इंश्योरेंस के लिए जो रिन्यूअल नोटिस रहता है वो किसके द्वारा इशू किया जाता है। तो ऑप्शंस हैं, इंश्योर्ड बिफोर एक्सपायरी ऑफ द पॉलिसी, मीन्स इंश्योर्ड कौन होता है, जो बीमा धारक है, उसके द्वारा पॉलिसी के एक्सपायर होने से पहले। नेक्स्ट ऑप्शन है इंश्योरर बिफोर एक्सपायरी ऑफ द पॉलिसी, मीन्स इंश्योरर जो है बीमा करता, अर्थात हम समझ सकते हैं कि बीमा कंपनी, उसके द्वारा इशू किया जाता है पॉलिसी के एक्सपायर होने से पहले। इंश्योर्ड आफ्टर एक्सपायरी ऑफ द पॉलिसी, इंश्योर्ड के द्वारा पॉलिसी एक्सपायर होने के बाद। एंड इंश्योरर आफ्टर एक्सपायरी ऑफ द पॉलिसी, इंश्योरर के द्वारा पॉलिसी एक्सपायर होने के बाद।
तो देखिए जो रिन्यूअल नोटिस है मोटर इंश्योरेंस के लिए वो ऑब्वियस सी बात है इंश्योरर को ही इशू करना है, और कब करना है, एक्सपायर होने से पहले। तो इसलिए इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज बाय परचेजिंग एन इंश्योरेंस पॉलिसी इंश्योर्ड कैन। अब इस क्वेश्चन में पूछा गया है कि अगर एक इंश्योर्ड पॉलिसी परचेज कर लेता है तो वो क्या कर सकता है। तो ऑप्शंस पढ़ते हैं फिर पता चलेगा कि क्या कर सकता है। सबसे पहली ऑप्शन है रिड्यूस द इम्पैक्ट ऑफ फाइनेंशियल लॉस ड्यू टू पैरल इंश्योर्ड। देखिए अब इस ऑप्शन में कहा गया है कि वो जो फाइनेंशियल लॉस का इम्पैक्ट रहता है, खतरा रहता है, उसे कम कर सकता है क्योंकि उसने जो भी खतरा था उसको इंश्योर्ड कर लिया है। नेक्स्ट है कैन सेल हिज गुड्स फॉर लॉस। अपनी गुड्स को, सामान को वो बेच सकता है लॉस के लिए। नीड नॉट मेंटेन सेफ्टी अरेंजमेंट्स, मतलब उसको अब क्योंकि उसने इंश्योरेंस करवा ली है तो उसे अब सेफ्टी अरेंजमेंट्स करने की ज़रूरत ही नहीं है। और डी ऑप्शन कह रही है नीड नॉट पे टैक्सेस, उसको टैक्सेस पे करने की आवश्यकता नहीं है। तो देखिए ऑप्शंस पढ़ के आपको समझ आ गया होगा कि अगर कोई व्यक्ति इंश्योरेंस पॉलिसी परचेज कर लेता है तो क्या कर सकता है। तो ऑप्शन ए जो है वो बिल्कुल सही ऑप्शन है कि जो भी उसके जिस भी प्रॉपर्टी के लिए या किसी भी चीज़ के लिए जो उसने इंश्योरेंस ली है तो उस पर जो उसका लॉस का खतरा है वो कम हो जाता है, उसका इम्पैक्ट जो है वो कम हो जाता है, वो टेंशन फ्री व्यक्ति रह सकता है। तो इसलिए इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू। तो अब इस क्वेश्चन में पूछा गया है कि कौन सी ऑप्शन है जो ट्रू होगी। पहले तो चेक करते हैं क्या कह रहा है क्वेश्चन। तो क्वेश्चन में कहा गया है फिजिकल हजार्ड्स। फिजिकल हजार्ड्स के लिए अब क्या है चेक करते हैं। तो पहली ऑप्शन है आर नॉट इम्पॉर्टेंट फॉर रेट मेकिंग, कि भाई ये रेट मेकिंग के लिए जब रेटिंग की जाती है तो उसके लिए इम्पॉर्टेंट नहीं है। बी ऑप्शन कह रही है कैन नॉट बी असर्टेंट, ये असर्टेंट नहीं है। नेक्स्ट है कैन बी कैलकुलेटेड फ्रॉम द बैलेंस शीट, इसको बैलेंस शीट से कैलकुलेट कर सकते हैं। एंड कैन बी असर्टेंट फ्रॉम द इंफॉर्मेशन गिवन इन द प्रपोजल फॉर्म, कि इसमें थोड़ी बहुत चेंजेस हो सकती हैं, मतलब असर्टेंटी हो सकती है तो क्योंकि जो इन्फॉर्मेशन प्रपोजल फॉर्म में दी गई है उससे ऊपर नीचे कुछ ना कुछ हो सकता है। तो अब इसमें जो ट्रू वाली ऑप्शन है वो ऑप्शन डी है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आएगा ऑप्शन डी। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज इंस्टॉलेशन ऑफ स्प्रिंकलर सिस्टम इन द प्रेमिसेस। अगर आप अपने प्रेमिसेस में, अपने एरिया में, अपनी प्रॉपर्टी में स्प्रिंकलर इंस्टॉल करवाते हैं तो ऑप्शंस चेक करते हैं क्या है ऑप्शन। इंक्रीज द रिस्क, इससे खतरा जो है वो बढ़ जाएगा। डिक्रीज द रिस्क, जो रिस्क है वो कम हो जाएगा। नीदर इंक्रीज नॉर डिक्रीज द रिस्क, मीन्स ना तो बढ़ेगा ना कम होगा खतरा। और इंक्रीज रिस्क ऑफ हुडिंग, रिस्क ऑफ हुडिंग जो है वो बढ़ जाएगा। तो देखिए अगर अपने प्रेमिसेस में, अपनी प्रॉपर्टी में स्प्रिंकलर मतलब वाटर जिससे स्प्रे किया जा सके वो लगवाया जाता है तो खतरा कम हो जाता है। क्योंकि अगर हम फायर इंश्योरेंस की बात करें, स्प्रिंकलर अगर प्रॉपर्टी में लगा हुआ है तो अगर फायर की प्रॉब्लम कभी हो जाती है, मिस हैपनिंग, तो उससे उसको कंट्रोल किया जा सकता है। तो इस प्रकार रिस्क को डिक्रीज़ किया जा सकता है अगर स्प्रिंकलर सिस्टम को प्रेमिसेस में लगवाया जाए। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आएगा ऑप्शन बी। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज अंडरराइटिंग इन अ टेक्निकल सेंस comprises the following steps, find the relevant। अब इस क्वेश्चन में कहा गया है कि अंडरराइटिंग जो होती है अगर हम कहें टेक्निकल सेंस में तो वो कौन से स्टेप्स फॉलो करती है। अब इन ऑप्शंस में से पढ़ना है और चेक करना है कौन से स्टेप्स फॉलो करती है। तो पहली ऑप्शन है फॉर्मेशन ऑफ पॉलिसी कवरेज एंड टर्म्स एंड कंडीशंस। नेक्स्ट है नोइंग द फाइनेंशियल स्टेटस ऑफ इंश्योर्ड। ऑप्शन डी कह रही है फिक्सिंग द रेट्स ऑफ प्रीमियम। और लास्ट ऑप्शन कह रही है नन ऑफ अबव। तो देखिए जो अंडरराइटिंग है टेक्निकल सेंस में जो वो स्टेप्स फॉलो करती है वो है हमारी ऑप्शन बी, मीन्स नोइंग द फाइनेंशियल स्टेटस ऑफ इंश्योर्ड।
तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आएगा ऑप्शन बी। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। डैश डिसाइड्स वेदर टू एक्सेप्ट और नॉट टू एक्सेप्ट द रिस्क। अब इस क्वेश्चन में पूछा गया है कि ये कौन डिसाइड करता है कि रिस्क एक्सेप्ट किया जाए या फिर ना किया जाए। अब इस क्वेश्चन का ये मतलब है कि इंश्योरेंस कंपनी की तरफ से उस ऑफिसर को क्या कहते हैं जो ये डिसाइड करता है कि जो भी पॉलिसी करवाना चाहता है, इंश्योरेंस करवाना चाहता है, उसका रिस्क कंपनी एक्सेप्ट करेगी या फिर नहीं करेगी। तो देखिए उस ऑफिसर को कहा जाता है अंडरराइटर। तो इसमें चेक कीजिए कौन सी ऑप्शन पे है, बिल्कुल सही, ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर। अंडरराइटर इस क्वेश्चन का आंसर आएगा। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज डैश इज द प्राइस ऑफ अ गिवन यूनिट ऑफ इंश्योरेंस। अब इस क्वेश्चन में पूछा गया है कि जो भी आपने कोई किसी भी प्रोडक्ट की, किसी भी यूनिट की इंश्योरेंस करवाई, तो जो उसका प्राइस है उसे क्या कहेंगे। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है रेट। तो रेट इज़ द प्राइस ऑफ गिवन यूनिट ऑफ इंश्योरेंस। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आया ऑप्शन ए। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन मोटर इंश्योरेंस वन ऑफ द वारंटीज इज। अब इस क्वेश्चन में पूछा गया है कि अगर हम मोटर इंश्योरेंस की बात करते हैं तो जो वारंटी है वो नीचे दी गई ऑप्शंस में से क्या आएगा। उसमें चेक करना पड़ेगा कि वारंटीज़ के लिए कौन सी ऑप्शन सुटेबल रहेगी। व्हीकल शुड बी वॉश्ड डेली, मीन्स जो व्हीकल है उसको आप रेगुलरली धो रहे हैं। व्हीकल शुड नॉट बी यूज्ड फॉर स्पीड टेस्टिंग, आपका जो व्हीकल है वो स्पीड टेस्टिंग के लिए यूज़ नहीं होना चाहिए। व्हीकल शुड नॉट बी यूज्ड फॉर कैरिंग लगेज फॉर पर्सनल यूज़, व्हीकल को लगेज कैरी करने के लिए यूज़ नहीं किया जाना होना चाहिए। व्हीकल शुड नॉट बी रन मोर देन 200 किलोमीटर पर डे, और आपका जो व्हीकल है वो पर डे 200 किलोमीटर से ज़्यादा चला नहीं होना चाहिए, मीन्स ऐसी कंडीशन में नहीं होना चाहिए। तो देखिए जो वन ऑफ द वारंटीज़ कंडीशन में आएगा मोटर इंश्योरेंस के केस में वो होगा ऑप्शन बी, मीन्स व्हीकल को स्पीड टेस्टिंग के लिए यूज़ नहीं किया होना चाहिए। तो इसका राइट आंसर आएगा ऑप्शन बी। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज डैश इज़ द मैक्सिमम अमाउंट दैट एन इंश्योरेंस कंपनी विल इंडेमनीफाई टू समवन हु फाइल्स अ क्लेम। आपको उस अमाउंट, मैक्सिमम अमाउंट का नाम बताना है जो कि एक इंश्योरेंस कंपनी इंडेमनीफाई करती है, देने का वादा करती है किसी भी व्यक्ति को जो कि क्लेम फाइल करता है। तो उस अमाउंट को कहा जाता है सम इंश्योर्ड। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आएगा ऑप्शन ए, क्योंकि देखिए बाकी ऑप्शंस देखिए, प्रीमियम का मतलब होता है जो इंश्योर्ड के द्वारा प्राइस पे किया जाता है। राइडर क्या होता है, राइडर होते हैं एक्स्ट्रा बेनिफिट जो हम पॉलिसी में ले सकते हैं, और बेनिफिट मीन्स फ़ायदे। तो जो मैक्सिमम अमाउंट इंश्योरेंस कंपनी के द्वारा प्रॉमिस किया जाता है क्लेम फाइल करने के टाइम पे, उसे हम कह सकते हैं सम इंश्योर्ड। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आएगा ऑप्शन ए। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज द पर्पस ऑफ डिडक्टिबल क्लॉज इज टू। अब इस क्वेश्चन में पूछा गया है कि जो डिडक्टिबल क्लॉज पॉलिसी में होता है उसका क्या पर्पस रहता है। ऑप्शंस हैं टू अवॉइड क्लेम पेमेंट, मीन्स इसका पर्पस है क्लेम पेमेंट को अवॉइड करना, उसको देने से पीछे हो जाना, मुकर जाना। टू एलिमिनेट द पेमेंट ऑफ स्मॉल क्लेम्स, जो छोटे क्लेम्स रहते हैं उनकी पेमेंट को एलिमिनेट करना। टू हरास द पॉलिसी होल्डर को परेशान करना। एंड टू इंक्रीज द प्रीमियम को बढ़ा देना। तो देखिए पर्पस ऑफ डिडक्टिबल क्लॉज जो है ये ऑप्शन बी इसका राइट आंसर आएगा। टू एलिमिनेट द पेमेंट ऑफ स्मॉल क्लेम्स, मीन्स जो स्मॉल क्लेम्स, छोटे क्लेम्स रहते हैं उनकी पेमेंट को एलिमिनेट करना। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज डैश इज नॉट अ सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन फॉर द अंडरराइटर। अब जो नीचे दी गई ऑप्शंस हैं उसमें से आपको बताना है कि कौन सी ऐसी ऑप्शन है जो कि अंडरराइटर के लिए इंफॉर्मेशन का सोर्स नहीं होगी। तो ऑप्शंस चेक करते हैं। एनुअल अकाउंट्स ऑफ प्रपोजर, मीन्स जो प्रपोजर है उसके एनुअल अकाउंट्स। प्री एक्सेप्टेंस रिस्क सर्वे ऑफ द असेट, मीन्स असेट का पहले ही
रिस्क सर्वे कर लिया हो, प्रपोजल फॉर्म एंड रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट ऑफ द इंश्योरर। तो देखिए इसमें जो डी ऑप्शन है मीन्स रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट ऑफ इंश्योरर, ये अंडरराइटर के लिए सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन नहीं होता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हजार्ड्स आर। आपको बताना है कि जो ऑप्शंस दी गई हैं उनमें से जो हजार्ड्स हैं वो क्या होंगे। हजार्ड को आप रिस्क से रिलेट कर सकते हैं, मींस ऐसा हम कह सकते हैं कि जो खतरा है उसको कहा जा सकता है हजार्ड। तो ऑप्शंस हैं फैक्टर्स दैट इंक्रीज द इम्पैक्ट ऑफ लॉस। भाई ये ऐसे फैक्टर्स हैं जो कि लॉस के इम्पैक्ट को बढ़ा देते हैं। फैक्टर्स दैट इंक्रीज द फ्रीक्वेंसी ऑफ लॉस, ऐसे फैक्टर जो कि लॉस होने की फ्रीक्वेंसी को बढ़ा देते हैं। फैक्टर्स दैट इंक्रीज द इम्पैक्ट एंड सेवरिटी ऑफ द लॉस, तो ऐसे फैक्टर हैं जो कि लॉस के मीन्स नुकसान के इम्पैक्ट को, मतलब उसके प्रभाव को, और सेवरिटी मतलब जितनी जल्दी वो हो रहा है उसको बढ़ा देता है। एंड फैक्टर्स दैट डिक्रीज द इम्पैक्ट एंड सेवरिटी ऑफ लॉसेस, मीन्स ऐसे फैक्टर जो कि लॉसेस के इम्पैक्ट और सेवरिटी को कम कर देते हैं। तो देखिए हजार्ड के लिए जो राइट ऑप्शन आएगी वो आएगी ऑप्शन सी। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन सी। चलिए अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इंश्योर्ड्स डिक्लेयर्ड वैल्यू इन मोटर इंश्योरेंस इंक्लूड्स। अब इस क्वेश्चन में कहा गया है कि जो इंश्योर्ड है मोटर इंश्योरेंस में जो भी वैल्यू डिक्लेयर करता है उसमें क्या आता है। तो ऑप्शंस हैं रजिस्ट्रेशन, मैन्युफैक्चरर्स कॉस्ट प्राइस, मैन्युफैक्चरर्स सेलिंग प्राइस एंड आर्बिट्रेरी प्राइस कंपोनेंट। तो देखिए जो इंश्योर्ड के द्वारा मोटर इंश्योरेंस में वैल्यू डिक्लेयर की जाती है उसमें आता है मैन्युफैक्चरर का सेलिंग प्राइस। तो इसलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर आएगा ऑप्शन सी। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एक्सक्लूजन ऑफ पर्सनल एक्सीडेंट पॉलिसी। नीचे दी गई ऑप्शंस में से आपको बताना है कि अगर हम पर्सनल एक्सीडेंट पॉलिसी की बात करते हैं तो कौन सी ऐसी ऑप्शन है जो कि इसमें एक्सक्लूड नहीं होगी, मींस इसका एक्सक्लूजन नहीं है। तो चलिए चेक करते हैं। सेल्फ इंजरी और सुसाइड पहली ऑप्शन है, वॉर एंड एलाइड पेरिल्स, वायलेस्ट कमिटिंग एनी ब्रीच ऑफ लॉ विद क्रिमिनल इंटेंट, और लास्ट ऑप्शन कह रही है डेथ अराइजिंग आउट ऑफ एक्सीडेंट। तो देखिए जो क्वेश्चन है वो है पर्सनल एक्सीडेंट पॉलिसी के बारे में। अब क्वेश्चन में पूछा गया है कि कौन सी ऐसी ऑप्शन है जो कि एक्सक्लूड नहीं की जा सकती अगर हम पर्सनल एक्सीडेंट पॉलिसी की बात करें। एक्सक्लूड का मतलब है जिसको हम बाहर नहीं निकाल सकते। तो देखिए जो ऑप्शन डी है ये इसकी एक्सक्लूजन में नहीं आएगी, क्योंकि ये जब है ही पॉलिसी पर्सनल एक्सीडेंट पॉलिसी है तो डेथ जो एक्सीडेंट से हो रही है उसको एक्सक्लूड कैसे किया जा सकता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आएगा ऑप्शन डी। मैं बाकी ऑप्शंस भी आपको क्लियर करवा देती हूँ। जैसे पहली ऑप्शन में दिया गया है सेल्फ इंजरी, अपने आप को नुकसान पहुँचा लिया या फिर सुसाइड कर लिया, वॉर यानी कि युद्ध की स्थिति है, और सी ऑप्शन कह रही है कि किसी क्रिमिनल एक्टिविटी में इन्वॉल्व होकर लॉ को तोड़ा जा रहा है। तो ये सारे तो एक्सक्लूड होंगे, पर जो इंक्लूडेड है वो है डेथ अराइजिंग आउट ऑफ एक्सीडेंट। तो इसमें जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन डी। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज द ग्रेस पीरियड अलाउड बाय IRDA टू रिन्यू द हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी इज। अब इस क्वेश्चन में हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी के लिए ग्रेस पीरियड पूछा गया है कि कितने टाइम का रहता है। तो देखिए ग्रेस पीरियड का जो ड्यूरेशन होती है वो है 30 डेज। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आ जाएगा आपका ऑप्शन डी। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज मैंडेटरी इंश्योरेंस एज पर मोटर व्हीकल एक्ट 1988। अब इस क्वेश्चन में पूछा गया है कि अगर हम मोटर व्हीकल एक्ट 1988 के हिसाब से चलें तो कौन सी चीज़ जो है वो मैंडेटरी होगी, ज़रूरी होगी। तो ऑप्शंस पढ़ते हैं फायर इंश्योरेंस, ओन डैमेज इंश्योरेंस, थर्ड पार्टी इंश्योरेंस
और ऑप्शन 4 कह रही है ऑल ऑफ अबव। तो देखिए मोटर इंश्योरेंस एक्ट के हिसाब से जो थर्ड पार्टी इंश्योरेंस है वो मैंडेटरी रहती है, तो इस वजह से इस क्वेश्चन का राइट आंसर आएगा ऑप्शन सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है पर्सनल एक्सीडेंट कवर इज ओनली। अब इस क्वेश्चन में पूछा गया है कि जो पर्सनल एक्सीडेंट कवर है वो किस चीज़ को कवर करता है, मीन्स हमें चेक करना पड़ेगा ऑप्शन के कहाँ पे उसकी कवरेज मिलती है। तो जो क्वेश्चन के लिए ऑप्शंस हैं, वाइल ट्रैवलिंग अब्रॉड, जब अब्रॉड ट्रैवल किया जा रहा है, वाइल ट्रैवलिंग इन इंडिया मीन्स जब आप इंडिया में ही ट्रैवल कर रहे हैं। ऑप्शन सी कह रही है ट्रैवलिंग बोथ इंडिया एंड अब्रॉड, मीन्स आप इंडिया और अब्रॉड दोनों जगह पर ही जब ट्रैवल कर रहे हैं तब इसका कवर मिलेगा। और लास्ट ऑप्शन कह रही है वाइल ट्रैवलिंग इन इंडिया एंड नेबरिंग कंट्रीज़, कि जब आप इंडिया और नेबरिंग कंट्रीज़ मीन्स पड़ोसी देश जो हैं इंडिया के वहाँ पे ट्रैवल करते हैं तो आपको पर्सनल एक्सीडेंट कवर मिल जाता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी होगा, याद रखना है आपने इसे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज ट्रैवल इंश्योरेंस कवर्स। अब इस क्वेश्चन में पूछा गया है कि जो ट्रैवल इंश्योरेंस है वो कहाँ पे किस जगह पे कवरेज प्रोवाइड करता है। ऑप्शंस चेक करेंगे। डिले इन बैगेज, बैगेज में देरी हो गई है, एमरजेंसी हॉस्पिटलाइजेशन करवानी पड़ गई, लॉस ऑफ चेक्ड बैगेज, जो बैगेज था चेक्ड बैगेज था वो गुम हो गया है, लॉस हो गया है, और डी ऑप्शन कह रही है ऑल ऑफ अबव। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आएगा जी आपका ऑप्शन डी। मीन्स ये जो तीनों ऑप्शंस हैं ए बी एंड सी ये तीनों ही ट्रैवल इंश्योरेंस में कवर हो जाएंगी, इसलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन डी है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज शॉप इंश्योरेंस कवर्स। जो शॉप इंश्योरेंस होती है उसमें किस चीज़ को कवर मिलता है। तो ऑप्शंस पढ़ते हैं। डिसऑनेस्ट एक्ट ऑफ एम्प्लॉयज़, मीन्स जो एम्प्लॉयज़ हैं कर्मचारी हैं दुकान के उनका कोई डिसऑनेस्ट एक्ट है उसमें कवर मिलेगा, या फिर डिसऑनेस्ट एक्ट ऑफ इंश्योर्ड, जो इंश्योर्ड है जिसने बीमा करवाया है उसका कोई डिसऑनेस्ट मीन्स बेईमानी वाला काम है उसमें। डिसऑनेस्ट एक्ट ऑफ कस्टमर्स मीन्स कस्टमर्स को कोई ऐसा काम कर दिया है। और लास्ट ऑप्शन कह रही है डिसऑनेस्ट एक्ट्स ऑफ मनी लैंडर्स, मीन्स जो मनी लैंडर्स हैं पैसे के लेनदार हैं उनके द्वारा कोई डिसऑनेस्ट एक्ट कर दिया गया है तो शॉप इंश्योरेंस में कवरेज मिल जाएगी। तो इसका राइट आंसर भी ऑप्शन डी आएगा। चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट कवर्ड अंडर PA, PA मीन्स पर्सनल एक्सीडेंट पॉलिसी। तो आपने चेक करना है कि किस में पर्सनल एक्सीडेंट पॉलिसी में कवर नहीं मिलेगा। तो ऑप्शंस हैं परमानेंट टोटल डिसेबिलिटी जिसे कि PTC भी शॉर्ट फॉर्म में कहते हैं, परमानेंट पार्शियल डिसेबिलिटी जिसे PPD भी कहा जाता है, टेम्परेरी टोटल डिसेबिलिटी जिसे कि TTD कहा जाता है शॉर्ट फॉर्म में, और लास्ट ऑप्शन है टेम्परेरी पार्शियल डिसेबिलिटी। तो ये जो ऑप्शंस दी गई हैं इसमें हमें ये बताना है कि कौन सी ऐसी ऑप्शन है जिसमें पर्सनल एक्सीडेंट पॉलिसी के अंडर कवरेज नहीं मिलती है। तो देखिए इसका राइट आंसर आएगा ऑप्शन डी, मीन्स जब टेम्परेरी और पार्शियल डिसेबिलिटी है तो ऐसे केस में पर्सनल एक्सीडेंट पॉलिसी कवर नहीं देती है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर आया ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है हु अमंगेस्ट द फॉलोइंग कैन टेक पर्सनल एक्सीडेंट पॉलिसी। जो नीचे दी गई ऑप्शंस हैं उनमें से कौन ऐसा व्यक्ति है जो कि पर्सनल एक्सीडेंट पॉलिसी ले सकता है। तो इसमें ऑप्शंस हैं क्लर्क ऑफ बैंक, एक बैंक का क्लर्क है, कोई मिलिट्री पर्सनल है, कोई टेररिस्ट है, या फिर इंसॉल्वेंट पर्सन है। तो देखिए जो ऑप्शंस बी सी और डी हैं यहाँ पर पर्सनल एक्सीडेंट पॉलिसी मिलना ज़रा मुश्किल हो जाता है, पर जो एक नॉर्मल बैंक ऑफ क्लर्क है वो इजीली पर्सनल एक्सीडेंट पॉलिसी ले सकता है। इस वजह से इस क्वेश्चन का राइट आंसर आ जाएगा ऑप्शन ए, क्योंकि देखिए जो मिलिट्री पर्सनल है उसकी लाइफ पर हमेशा खतरा बना रहता है, टेररिस्ट को तो मतलब ही नहीं बनता कि पर्सनल एक्सीडेंट पॉलिसी दी जाए, और इंसॉल्वेंट पर्सन जो मीन्स बैंक करप्ट टाइप पर्सन को कह सकते हैं आप इंसॉल्वेंट पर्सन, तो उसे भी पर्सनल एक्सीडेंट पॉलिसी नहीं दी जाती है। तो इसलिए इसका राइट आंसर आ जाएगा ऑप्शन ए। चलिए अब है नेक्स्ट क्वेश्चन, प्री एग्जिस्टिंग कंडीशंस और एलमेंट
कवर्ड अंडर वेटिंग पीरियड ऑफ। अब इस क्वेश्चन में कहा गया है कि अगर कोई प्री एग्जिस्टिंग एलिमेंट है या कोई बीमारी है तो उसके लिए जो वेटिंग पीरियड रहता है वो कितने समय का रहता है। तो आपको ये याद रखना है कि ऐसे कंडीशन में अगर कोई प्री एग्जिस्टिंग कंडीशन या बीमारी है तो उसमें वेटिंग पीरियड रहता है 48 मंथ्स का, यानी कि 48 महीनों का। तो 48 महीने हो गए आपके राइट आंसर। तो इसका राइट आंसर आएगा ऑप्शन डी। तो चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। फॉलोइंग इज नॉट कवर्ड इन द पर्सनल एक्सीडेंट। आपको क्वेश्चन पूछा गया है कि कौन सी ऐसी ऑप्शन है जो कि पर्सनल एक्सीडेंट में कवर नहीं की जाती है। डेथ, सुसाइड, परमानेंट डिसेबिलिटी, लॉस ऑफ वन हैंड। तो देखिए पर्सनल एक्सीडेंट पॉलिसी में सुसाइडल को कवरेज नहीं मिलता है। कोई अगर व्यक्ति आत्महत्या कर लेता है तो उसको कवरेज नहीं मिलती है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आएगा ऑप्शन बी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है कि इन हाउस होल्डर्स इंश्योरेंस के जो हाउस होल्डर इंश्योरेंस रहती है उसमें ऑप्शंस पढ़ते हैं फिर क्वेश्चन का पता चलेगा। गोल्ड एंड सिल्वर ऑर्नामेंट्स आर कवर्ड, मीन्स जो सोना और चांदी के जेवरात हैं उनको कवरेज मिलेगा। कंटेंट ऑफ वंस शॉप इज़ कवर्ड, मीन्स किसी दुकान में जो भी कंटेंट्स हैं सामान रखा है उसको कवर मिलेगा। कार ओन्ड बाय फैमिली आर कवर्ड, जो फैमिली के द्वारा कार ओन की जा रही है उसको कवर मिलता है। और पार्सल्स सेंट बाय पोस्ट आर कवर्ड ड्यूरिंग द ट्रांजिट, और जो पोस्ट के द्वारा पार्सल भेजे जा रहे हैं उनको कवरेज मिलती है। तो देखिए अगर हाउस होल्डर्स पॉलिसी की बात हम करें तो इसमें गोल्ड और सिल्वर ऑर्नामेंट्स को कवर मिलता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आएगा ऑप्शन ए। चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हाउस होल्डर्स इंश्योरेंस कवर्स। अब इस क्वेश्चन में भी पूछा गया है कि जो हाउस होल्डर इंश्योरेंस रहती है उसमें किसे कवर मिलता है। चेक करते हैं। ओनली द स्ट्रक्चर ऑफ होम, मीन्स जो होम का स्ट्रक्चर है उसे। ओनली द कंटेंट्स ऑफ होम, मीन्स होम के अंदर जो कंटेंट्स हैं सामान रखा गया उसे। और ऑप्शन सी कह रही है बोथ स्ट्रक्चर एंड कंटेंट्स, मीन्स जो कंटेंट्स हैं और स्ट्रक्चर है दोनों को। और ऑप्शन डी कह रही है बोथ स्ट्रक्चर एंड कंटेंट ओनली व्हेन इंश्योर्ड इज़ नॉट एट द होम, मीन्स कि स्ट्रक्चर और कंटेंट दोनों को कवरेज मिलेगा पर तभी अगर इंश्योर्ड जो है वो घर पर नहीं है। तो देखिए ये बात तो बिल्कुल सही नहीं है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आएगा ऑप्शन सी, मीन्स स्ट्रक्चर और कंटेंट दोनों को ही कवर मिलेगा, इंश्योर्ड चाहे घर पे हो चाहे ना हो, पर ये दोनों को ही कवरेज मिलेगी अगर हम हाउस होल्डर्स इंश्योरेंस की बात करते हैं। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर आएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन इज हेल्थ इंश्योरेंस ओनली कवर्स। अब इस क्वेश्चन में कहा गया है कि जो हेल्थ इंश्योरेंस है वो सिर्फ कवरेज प्रोवाइड करती है। ऑप्शन चेक करते हैं। प्री हॉस्पिटलाइजेशन ट्रीटमेंट, पोस्ट हॉस्पिटलाइजेशन ट्रीटमेंट, डोमिसाइलरी ट्रीटमेंट एंड ऑल ऑफ अबव। तो देखिए हेल्थ इंश्योरेंस में ए बी सी तीनों ही बातें सही हैं, तीनों केसेस में कवरेज मिलेगी। तो इसलिए क्वेश्चन जो है ये इसका राइट आंसर आएगा ऑप्शन डी। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन शॉपकीपर्स इंश्योरेंस विच ऑफ द फॉलोइंग आर नॉट कवर्ड। अब इस क्वेश्चन में पूछा गया है कि अगर हम शॉपकीपर्स इंश्योरेंस की बात करें तो इनमें से कौन ऐसी ऑप्शन है जिसमें कवरेज नहीं मिलती है। पहली ऑप्शन है मशीनरी ब्रेकडाउन, नेक्स्ट है आपकी मेसिलियस डैमेज, नेक्स्ट है बिजनेस इंटरप्शन, और फोर्थ ऑप्शन कह रही है विलफुल डिस्ट्रक्शन बाय द इंश्योर्ड। तो बिल्कुल सही, अगर इंश्योर्ड अपनी इच्छा से डिस्ट्रक्शन कर देता है, तोड़फोड़ कर देता है तो वहाँ पर कवरेज नहीं मिलती है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आएगा ऑप्शन डी। चलिए अब हम बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इन शॉपकीपर्स इंश्योरेंस विच ऑफ द फॉलोइंग आर यूजुअली नॉट कवर्ड। कि अगर हम शॉपकीपर्स इंश्योरेंस की बात करते हैं तो इनमें से कौन सी ऐसी ऑप्शन है जिसमें कवरेज नहीं मिलता है। ऑप्शंस हैं मनी इन टिल और काउंटर एट बिजनेस प्रेमिसेस, मीन्स जो बिजनेस प्रेमिसेस है, जो शॉप है उसके अंदर जो काउंटर में पैसा पड़ा है उसे। नेक्स्ट है मनी इन ट्रांजिट फ्रॉम बैंक टू बिजनेस प्रेमिसेस,
जो पैसा बैंक से बिजनेस प्रेमिसेस तक आ रहा है उसे। मनी इज सेफ एट बिजनेस प्रेमिसेस, जो बिजनेस प्रेमिसेस बिजनेस एरिया में जो सेफ में पैसा पड़ा है उसे। या फिर मनी कैरिड बाय कस्टमर टू बिजनेस प्रेमिसेस, या जो पैसा कस्टमर बिजनेस वाले एरिया या शॉप तक लेकर आ रहा है उसे। तो देखिए ऑब्वियस सी बात है, जो पैसा कस्टमर लेकर आ रहा है दुकान तक तो उससे जो है कवरेज नहीं मिलती है शॉपकीपर्स इंश्योरेंस में, इसलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर आएगा ऑप्शन डी। चलिए अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। फॉर ट्रैवल इंश्योरेंस द सम इंश्योर्ड डिपेंड्स ऑन। अब इस क्वेश्चन में कहा गया है कि अगर हम ट्रैवल इंश्योरेंस की बात करते हैं तो सम इंश्योर्ड किस बात पर निर्भर करता है। ऑप्शंस हैं एज, नंबर ऑफ डेज ऑफ ट्रिप्स, कंट्रीज टू बी विजिटेड एंड ऑल ऑफ अबव। तो देखिए आयु पर डिपेंड करेगा, कितने दिनों का ट्रिप है उस बात पर भी ट्रैवल इंश्योरेंस का सम इंश्योर्ड डिपेंड करेगा, और जिन जिन कंट्रीज़ में विज़िट करना है उस पर भी बिल्कुल डिपेंड करेगा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आएगा ऑप्शन डी। तो चलिए अब हम लास्ट क्वेश्चन पर पहुंच गए हैं, देखते हैं क्या पूछ रहा है ये। पर्सनल एक्सीडेंट इंश्योरेंस हेल्प्स टू प्रोटेक्ट द इंश्योर्ड फ्रॉम फाइनेंशियल लॉसेस अराइजिंग एज अ रिजल्ट ऑफ एक्सीडेंट ड्यू टू। अब इस क्वेश्चन में पूछा गया है कि अगर हम पर्सनल एक्सीडेंट इंश्योरेंस की बात करते हैं और उससे इंश्योर्ड को फाइनेंशियल लॉसेस होते हैं, और वो सभी जो कंडीशन को कंसीडर किया जाएगा, मींस क्या क्या ऐसी चीज़ें हैं जिनसे प्रोटेक्शन मिलेगी इंश्योर्ड को अगर हम पर्सनल एक्सीडेंट इंश्योरेंस की बात करते हैं। तो चेक करते हैं क्या कंडीशंस हैं। फर्स्ट है डेथ, देन डिसेबलमेंट, डिसेबल हो गया है व्यक्ति, इंजरी है कोई उसको, एंड ऑल ऑफ अबव कह रही है फोर्थ ऑप्शन। तो देखिए अगर हम पर्सनल एक्सीडेंट इंश्योरेंस की बात करें तो तीनों ही ऑप्शंस में कवरेज मिलेगा, प्रोटेक्शन मिलेगी, तो इसलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर आएगा ऑप्शन डी। तो ओके फ्रेंड्स, अब आपने इन सभी क्वेश्चंस को अच्छी तरह से करना है, प्रॉपरली रिवाइज करना है, और उसके बाद जो है खूब प्रैक्टिस करके फिर एग्ज़ाम में जाना है। सो बेस्ट ऑफ लक एंड थैंक यू।